ड्राइविंग सेल, रियोस्टैट, पोटेंशियोमीटर वायर, PQ बोलें या AB बोलें, कोई कुछ भी बोल ले भाई। लास्ट क्लास में बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटीज़ होते थे वन साइडेड डिफ्लेक्शन के। इसमें देखो भाई पूरे में यूनिफॉर्मली ये रेसिस्टेंस है, किसी भी पार्ट का रेसिस्टेंस, किसी भी पार्ट का मान लो PJ पार्ट का निकालना चाहें रेसिस्टेंस, तो PJ पार्ट का रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो रो इंटू L/A हो जाएगा। L हमारा अगर ये है तो, और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा PJ के अक्रॉस वो होगा I इंटू रेसिस्टेंस अक्रॉस PJ और I इंटू रो L/A पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PJ। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस भी पार्ट में जानना चाहो वो उस पार्ट के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि करंट तो भाई सब में सेम चल रहा है। आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट चलता जा रहा है, ड्रॉप हो रहे हैं। अगर ये ड्राइविंग सेल का वैल्यू 100 है और यहाँ अगर 10 ड्रॉप हो रहा है तो इधर 90 ड्रॉप हो रहा है। करंट ऐसे चल रहा है भाई, करंट ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, करंट इस तरह से अपना चल रहा है। अब इसमें क्या होता था भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तुम्हें, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना मान लो M और N के बीच में, तो जो इसमें हायर पोटेंशियल है उसको इससे कनेक्ट कर दो, जो लोअर पोटेंशियल है इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू लूज वायर से ये जॉकी को बैलेंस करो। ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चाहे वो EMF लगा दो तो EMF मिल जाएगा, या कोई सर्किट का पार्ट लगा दो तो सर्किट का पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस MN मिल जाएगा। जहां नल पॉइंट मिल जाए बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लो भाई, बैलेंसिंग लेंथ स्केल लगा हुआ है मेजर कर लो, और बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्रिंसिपल से मिल जाएगा। सिंस टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बियर्स पोटेंशियल डिफरेंस VPQ, कौन बताएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है वो बताएगा। तो देयरफॉर बैलेंसिंग लेंथ L के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, तो वो है VPQ डिवाइडेड बाई L इंटू बैलेंसिंग लेंथ। तो यही बन जाता था EMF, चाहे यही बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए हमें। तो ये सब बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इसका क्या नाम है भाई, VPQ अपॉन टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत अच्छा भाई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। तो भाई ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना मतलब पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कम होना, और जितना कम होगा उतना ही हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली पॉइंट तक पहुंच पाएंगे और मेज़र कर पाएंगे एक्यूरेटली। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए VPQ को कम करो रियोस्टैट का वैल्यू बढ़ा करके। रियोस्टैट का वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर कम हो जाएगा, कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। या तो फिर टोटल लेंथ को इंक्रीज करके, टोटल लेंथ को कैसे इंक्रीज करते थे भाई, तो PQ में डायरेक्ट वायर ना ले करके ऐसे करते थे कि भाई ऐसे कर दें और बहुत बड़ा लेंथ ले लें, ज़्यादा लेंथ होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ये सब काम पहले किया था, इन सब को मैं हटाता हूँ और आज जो यूज़ 4 देखने हैं वो समझने हैं भाई। यूज़ 4 क्या है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस किसी सेल का हम लोग निकाल सकते हैं। मेन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर तैयार है, ड्राइविंग सेल करंट ड्राइव करता रहेगा मेन सर्किट में, और रियोस्टैट से यहाँ वेरिएबल रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस एट प्रेजेंट है वो वोल्ट मीटर बताता रहेगा। तुम यहाँ चेंज करोगे तो ये वोल्ट मीटर भी डिफरेंट वैल्यू दिखाएगा। चलो ये वही तैयार है। अब हमें चाहिए एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना। ये है सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी चाहत पूरी होगी। करना क्या होगा, 2 रीडिंग लेने पड़ेंगे।
दो रीडिंग लेने पड़ेंगे। फर्स्ट रीडिंग टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने से पहले उसका ईएमएफ के लिए रीडिंग लेने पड़ेंगे। कैसे लेंगे रीडिंग? तो वो तो फर्स्ट यूज में ही देखा था कैसे लेते हैं रीडिंग। तो कैसे लेते हैं रीडिंग, तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ऐसे ले लिया। चलो भाई, ये कनेक्ट कर दिया, इधर से हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, लूज वायर फ्लेक्सिबल वायर से यूज़ करता हुआ जॉकी से टच कराया, और इधर उधर टच कराते कराते यहाँ बैलेंस पॉइंट मिला हमें। जैसे ही बैलेंस पॉइंट मिला मीन्स नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट मतलब नल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इधर टच कराएंगे करंट आएगा, इधर टच कराएंगे करंट आएगा, इधर टच कराया नो करंट, नल पॉइंट मिल चुका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो भाई ये वाला लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे कि ये लेंथ कितना है, क्योंकि इसके सामने स्केल लगा हुआ है, सीधा रीडिंग ले लेने। मान लो 40 आएगा, मान लो एल का वैल्यू आ गया 40 सेंटीमीटर, जबकि टोटल लेंथ था मान लो 100 सेंटीमीटर। कुछ भी हो सकता है रीडिंग, एग्जाम्पल ले लिया ऐसे। आया ये रीडिंग तुम्हारा मान लो L1 रीडिंग बोलते हैं, मान लो L1। तो ठीक है भाई, ईएमएफ मेजर करने के लिए हमने सेल लगाया और ऐसे काम कर दिया। ईएमएफ हमारा मेजर हो गया कितना भाई, तो VPQ बाई टोटल लेंथ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई L1। ठीक है भाई, ये ईएमएफ मेजर हो गया, ये है फर्स्ट रीडिंग। तो इक्वेशन बना फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट रीडिंग जो लिया हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ और इंडिकेट करेंगे, फिलहाल तो हमने बता दिया कि फर्स्ट रीडिंग ऐसे लेना है। सेकंड रीडिंग कब लेने हैं, तो सेकंड रीडिंग लेने के लिए ध्यान से समझना, सेकंड रीडिंग लेने से पहले इस सेल को डिस्चार्जिंग मोड में लाना पड़ेगा, तब लेंगे रीडिंग। यहीं पे क्लू पॉइंट है। फर्स्ट रीडिंग सीधा ईएमएफ मेजर करो, ठीक है। सेकंड रीडिंग लेने से पहले, सेकंड रीडिंग में लेंगे क्या हम लोग भाई, तो सेकंड रीडिंग में लेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन सेल को नॉन कंडक्टिंग मोड में ना रख करके डिस्चार्जिंग मोड में। अभी क्या है, नॉन कंडक्टिंग मोड में था, अभी क्या था, नॉन कंडक्टिंग मोड में, क्योंकि यहाँ तो करंट जीरो है तब ना रीडिंग लिया गया। तो जीरो मतलब यहाँ भी जीरो, यहाँ भी करंट जीरो है भाई, करंट जीरो है, अभी लिया गया रीडिंग। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने मेजर किया पोटेंशियोमीटर ने, वो करंट नहीं है तो ईएमएफ ही मेजर किया। करंट जब नहीं है तो आईआर नहीं है, आईआर नहीं है तो ये जो ईएमएफ है वही मेजर हुआ भाई। 10 वोल्ट का अगर था तो 10 वोल्ट मेजर हुआ, ये 10 वोल्ट समझो मेजर हुआ। लेकिन अब सेकंड रीडिंग जो लेने हैं वो ऐसे नहीं लेने हैं। सेकंड रीडिंग लेने के लिए हम लोगों को क्या करने हैं, तो इसको डिस्चार्जिंग मोड में पहले लाने हैं, तब रीडिंग लेने हैं। मीन्स इसको डिस्चार्जिंग मोड में कैसे लाओगे भाई, तो एक नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो। एक नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ये हो गया एक इंडिपेंडेंट सर्किट जिसमें ये करंट मान लो I2 चल रहा है। अब ये डिस्चार्जिंग मोड में है क्योंकि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। याद होगा डिस्चार्जिंग मोड में तभी होता है जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होता है करंट और इधर से एंटर कर रहा होता है। ऐसे अगर ये उल्टा हो जाए ऐसे तो इसकी चार्जिंग होने लग जाएगी। वो तभी होगा जब इधर एक और सेल, तो अभी के लिए ये डिस्चार्जिंग मोड में है, एक ही सेल है, रेसिस्टेंस है लगा हुआ, यहाँ से अपना लाइट निकल रहा हो चाहे हीटिंग इफेक्ट हो रहा हो, जो भी है ये डिस्चार्जिंग मोड में है। सेल इज बीइंग यूज्ड, इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्चार्जिंग मोड में है तब हमें रीडिंग लेने हैं, तो क्या करें भाई, तो यहाँ हायर पोटेंशियल साइड में कनेक्ट कर दिया और ये लोअर पोटेंशियल साइड थ्रू गैल्वेनोमीटर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये यही पोटेंशियल डिफरेंस N और M पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। इस सर्किट का ये 2 पॉइंट, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस अब करेगा और नल पॉइंट ढूंढूंगा। अब न्यू नल पॉइंट यहाँ पे ढूंढेंगे भाई। न्यू नल पॉइंट क्या होगा वो जरा देखेंगे। तो न्यू नल पॉइंट लाने के लिए ये जो काम किया, पहले तो रीडिंग ले चुके थे L1, दूसरा रीडिंग जो लेने जा रहे हो
तो ये नल पॉइंट ढूंढते 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 यहाँ मिला हमें L1 या L2 कहीं मिलेगा भाई, तो इसको बोल देंगे L2। इसका अब ये टर्मिनल डिस्चार्जिंग मोड में आ चुका और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है। मतलब अब जो मेजर हो रहा है Vm माइनस Vn, वो अब EMF नहीं है, EMF माइनस IR है। पहले जो मेजर हुआ था वो EMF मेजर हुआ था, 10 वोल्ट था तो 10 वोल्ट मेजर हुआ था, ध्यान देना। और अभी ये करंट ऐसे चल रहा है, डिस्चार्जिंग मोड में है, EMF माइनस IR, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब एग्जिस्ट कर रहा है, वही मेजर होगा। सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग टू मेजर, ध्यान देना, टू मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन इट्स डिस्चार्जिंग मोड। ये इसका डिस्चार्जिंग मोड में है, ठीक है भाई, करेंगे। तो इस कंडीशन में अब मेजर करेंगे, ध्यान देना, अब मेजर करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे, तो अब आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होगा कितना भाई, तो VPQ/L पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L2। पहले बार में L1 लेंथ से बैलेंस हुआ EMF, दूसरी बार में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए हैं, वो L2 रीडिंग पे बैलेंस हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? बोल दो भाई एक बार। यस भुवनेश, यहां तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है तो ये बताओ कि L1 लार्ज की L2 लार्ज? L1 लार्ज की L2 लार्ज? ऐसना सिंघाल, कभी पहुंचते हो कभी नहीं पहुंचते हो, क्लास के बाद आप फ़ोन करेंगे और लास्ट क्लास आपका मिसिंग है, समझ नहीं पाओगे। और मैंने तुम्हें भेजा भी नहीं है वीडियो ताकि आप फ़ोन करें। चलो भाई, समझ गए यहाँ तक, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चिराग, क्लियर है यहाँ तक? बताओ L1 लार्ज की L2 लार्ज? अगर आप समझे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस चल रहा है, तो आपको बताना चाहिए कि L1 लार्ज की L2 लार्ज। L1 से किसको बैलेंस किया? EMF ऑफ द सेल को। थोड़ा सोचो तो सही, लॉजिक भी तो लगाओ, खाली ऐसे ही यस सर समझ गए। रिया बोलो, L1 से हमने किसको बैलेंस किया? EMF को। अगर ये फर्स्ट वाला जो रीडिंग लिया था, EMF मिला था, करंट नहीं था इसमें, नॉन कंडक्टिंग मोड में था, जो EMF था वही हमारा बैलेंस हुआ था L1 लेंथ पे। और L2 पे जो बैलेंस हुआ है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये जो कि होता है EMF माइनस IR। अगर EMF 10 था, IR अगर 2 था, तो ये 8 वोल्ट मेजर कर रहा है। सेकंड रीडिंग 8 वोल्ट मेजर कर रहा है। ये जो मेजर कर रहा है वो EMF माइनस IR मेजर कर रहा है, और ये जो मेजर कर रहा है वो है EMF मेजर कर रहा है। EMF अगर 10 वोल्ट था तो ये 10 वोल्ट दिखा रहा है, बैलेंस हो रहा है 10 वोल्ट पे, और ये 10 माइनस 2 मतलब 8 पे बैलेंस हो रहा है। इसलिए L1 रीडिंग जो था EMF बैलेंस कर रहा था वो ज़्यादा बड़ा लेंथ पे होगा, और L2 जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो कि कम हो चुका है, EMF माइनस IR हो चुका है, वो कम लेंथ पे बैलेंस होगा। इसलिए L2 विल बी लेसर देन L1। L2 स्मॉलर होगा L1 से। बोलो भाई, अरे अब समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर हुआ? हो गया सर।
ऐसा ना, वो क्लियर हुआ? रिया को क्लियर हुआ? बोलता ही नहीं, बहुत टाइम लगाता है। चलो देखो तब, तो यहाँ पे L2 ग्रेटर देन L1 है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने 2 रीडिंग लिया। फर्स्ट रीडिंग इज टू मेजर EMF ऑफ द सेल। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका EMF लेना पड़ेगा फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में क्या किया हमने, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब डिस्चार्जिंग मोड में ला दिया तब मेजर कर रहे हैं। और इसको अब मेजर करने के बाद छोटा सा कैलकुलेशन करने हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे, वो देखो। ये तो 2 रीडिंग हो गया। अब यहां दिखाऊंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल था डिस्चार्जिंग मोड में, ध्यान देना, कोई सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, EMF है, और ये डिस्चार्जिंग मोड में है, ठीक है भाई, ऐसे है ये सेल। करंट ऐसे चल रहा है, करंट इसमें भी आ रहा है, डिस्चार्जिंग मोड में है। हम लोग चाहें तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, M पॉइंट माइनस N पॉइंट, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जो टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, वो होगा VP माइनस VN। और वो कितना होगा तुम्हें पता ही है, डिस्चार्जिंग मोड में P कर देता हूँ इसको, VP माइनस VM, पहले जो समझा था वैसे ही, तो यहाँ कर दे रहा हूँ VP माइनस ये M पॉइंट, यहाँ नहीं, यहाँ लेंगे M पॉइंट, तो इसको लिख सकते हैं VP माइनस VM, पहले भी किया था ये सब काम, प्लस VM माइनस VN। तो VP माइनस VM था EMF, और VM माइनस VN था माइनस IR, तभी तो मिलता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF माइनस IR इन द डिस्चार्जिंग मोड। ठीक है भाई, ये तो मिलता था। अब मैं यहां लिखना चाहता हूं कैलकुलेशन के लिए, क्या लिखना चाहता हूं भाई, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VP माइनस VN कितना होगा, ये लिखना चाहता हूं। तो मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले पाथ से बोलें तो EMF माइनस IR, थ्रू अपर पाथ, ऊपर के पाथ से बोलें तो EMF माइनस IR, EMF माइनस IR। और इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर लोअर पाथ से बोले, इधर से बोलें तो ओनली है I इंटू R। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इधर से जाएं तो EMF माइनस IR, इधर से जाएं तो ओनली IR। IR है जितना वही तो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल पाथ हो गया ना, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इधर से देखोगे तो इजी है, सीधा IR हो गया। अब देखो यहां से थोड़ा 3-4 स्टेप आगे बढ़ाएंगे, मिल जाएगा हमें। यहाँ देखो, पहले हम लोगों ने एक रीडिंग लिया भाई EMF के लिए, दूसरा रीडिंग लिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और इन दोनों का रीडिंग लेने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का रिलेशन अगर लिखना चाहें, रेशियो लें, अगर मैं ये रेशियो लूँ, रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 और 2 अगर लूँ, तो E अपॉन VT इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, E अपॉन VT इज L1 अपॉन L2, क्योंकि VPQ बाई L कैंसिल हो जाएंगे और L1 अपॉन L2 मिल जाएंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब जरा यहाँ कैलकुलेशन में देख लिया जाए, कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया जाए। VT इज इक्वल टू IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR लोअर पाथ से,
और यही तो मेजर हुआ है भाई, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर किए हो तुम, यही वाला मेजर किए हो पोटेंशियोमीटर से डिस्चार्जिंग मोड में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ भाई, देखो कैसे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूंगा I इंटू आर, तो I कितना है, I कितना है, ये I2 बोल रहे हो तो यहाँ भी मैं I2 लिख देता हूँ। चलो भाई, क्यों कन्फ्यूज़न करना, I2 ही लिख देता हूँ। चलो I2 ही लिख देता हूँ, I भी लिख सकते थे, I2 ही लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। तो ये बताओ भाई, VT इज इक्वल टू I2, I2 कितना होगा, I2 कितना होगा इसमें, तो ये होगा EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, I2 इंटू R। ये ठीक है, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं यहाँ पे करूँगा काम कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इधर है EMF, तो मैं सारे R को इधर लाता हूँ, R प्लस R डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो, EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही L1 अपॉन L2 है। तो मैं यहाँ से अगर अब लिखूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ कि R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स L1 अपॉन L2। इसलिए यहाँ से लिख सकता हूँ 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो यहाँ से लिखूँगा भाई स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। तो यहाँ से मैं लिखूँगा भाई स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L2 एलसीएम ले लो और यहाँ लिख सकते हो L1 माइनस L2, और यहाँ से लिख सकते हो इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग डिवाइडेड बाई ये सेकेंड रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अगर नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम था तो 10 ओम डालो और L1 L2 का रीडिंग वैल्यू डाल दो, मिल जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ये इतना काम करने पड़ेंगे तुम्हें। क्या क्या काम करने पड़े भाई? फाइंडिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़े, तो वो देख लो भाई क्या क्या काम करने पड़े तुम्हें। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले सेल लगा करके EMF निकाल लो भाई, L1 रीडिंग EMF निकाल लिया हमने, और ये हुआ L1 रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला था L1 रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग EMF निकाला। सेकेंड काम क्या करना है, इसको डिस्चार्जिंग मोड में ला करके, और तब इसका जब डिस्चार्जिंग मोड में हो कोई नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगा करके, जब ये डिस्चार्जिंग हो रहा हो तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो। सेकेंड रीडिंग लिया हमने टू मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज इन डिस्चार्जिंग मोड, तो ये भाई हमने निकाल लिया। डिस्चार्जिंग मोड में कम होता है, कम मेजर होगा। EMF माइनस IR मेजर होता है, EMF माइनस IR मेजर हुआ। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए इसी सर्किट को मैंने यहाँ लिख दिया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए हुए L2 पे और EMF मेजर किए हैं L1 पे। रेशियो है L1 अपॉन L2, EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज L1 अपॉन L2। L1 लार्जर है, L2 स्मॉलर है। फिर हमने क्या किया भाई कि नीचे वाले ब्रांच से तुम टर्मिनल वोल्टेज को इजी वे में लिख सकते हो, I2 इंटू कैपिटल R, मीन्स ये करंट जो चल रहा है इसमें इंटू कैपिटल R, करंट इंटू कैपिटल R। करंट का वैल्यू लिख दो, एक ही लूप है, एक ही सेल है, तो करंट होगा EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस लिख दिया हमने, करंट इंटू R, VT हमें मिल गया। अब बस यहीं से रेशियो लेंगे EMF ऑफ टर्मिनल में, और ये R को एक साइड करो, R को एक साइड करेंगे, R प्लस R डिवाइडेड बाई कैपिटल R, EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज, और इसको लिख दिया L1 बाई L2। अब सॉल्व कर देंगे, स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा। जिसको नोट करना है नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।
बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. और अगर ये समझ गए हैं, चिराग बोलो क्लियर है, भुवनेश, अतुल? Yes, sir. चलो तब देखते हैं हम लोग ये समझे तो स्कूल में आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे ये जरा समझेंगे। ये सारा वैसे ही लिखने हैं कि फर्स्ट रीडिंग हम लोगों को लेने हैं टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, तो ये ऐसे लेंगे। सेकंड रीडिंग लेने हैं डिस्चार्जिंग मोड में लाके टर्मिनल वोल्टेज का, वो लेने हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे करने हैं भाई, तो ये सब काम वही करने हैं। यहाँ तक करो, आर को एक साइड करो और कैलकुलेट करके लिख दो, ये सब ठीक है। डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन, मैंने समझाने के पर्पज से ऐसे बना दिया। डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे भाई, डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। देखो कैसे, मैंने बोला कि भाई पहले सेल का ईएमएफ मेजर कर लो और फिर डिस्चार्जिंग मोड में लाके टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर लो। तो मैंने 2 बार अलग अलग कुछ मिटाया फिर लगा दिया, लेकिन डायग्राम तो एग्जाम में एक ही बनाओगे, एक ही बनाओगे, ठीक है भाई। एक ही डायग्राम बनाने हैं, इसी में सब दिखाने हैं, क्योंकि आपको बार बार आप थोड़ी ना आप इसको 2-2 डायग्राम तो बनाओगे नहीं, एक ही बनाओगे। तो आप क्या करोगे, जिस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने हैं उसको ऐसे दिखा देना, ऐसे भी दिखा देंगे हम लोग, ये सारा काम कर देंगे भाई। और इधर से हम लोग को एक रेसिस्टेंस भी कनेक्ट करने हैं, वो भी दिखा दोगे पहले ही। अब तुम्हें करना क्या है वो देखो, यहां पे लगाना है तुम्हें 2 वे की, जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। 2 वे की नंबर 2 वे की बनाएंगे। ज़्यादा मिट गया, ये ऐसे लाएंगे और ये मान लो हमने 2 वे की भी छोड़ो, ऐसे ही रहेगा, ऐसे है, ये कनेक्टेड है। और यहाँ से भी ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू लूज वायर से कनेक्टेड है, जॉकी। यहाँ पे एक की लगा दो, यहाँ पे एक की लगा दो, ये वाला की 1 वे की लगा दिया, ठीक है। ये एक की बना दिया, ये नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, ठीक है। इधर जो की लगाते हैं वो तो ठीक है भाई, लगा रहता है। की का दोनों सिंबल है, ये भी है सिंबल और ये भी है सिंबल, और ऐसा भी सिंबल होता है भाई, इसको भी की बोलते हैं, टच कराना हटाना, तो ठीक है। ये है एक की लगा हुआ, तो देखो ये डायग्राम बन गया। ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, ये हमारा नॉन है रेसिस्टेंस। ये जो की है, रीडिंग जो देखेंगे यहाँ पे जो लिखेंगे फर्स्ट रीडिंग टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे की ऑफ। ये की जो है ना, ये ऑफ है, ये वाला की ऑफ है। ऑफ है मतलब ये सिर्फ सर्किट का पार्ट है, इधर वाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट में है ही नहीं। समझो कि ये टूट गया, यहाँ से वायर डिस्कनेक्टेड, ये लटका हुआ है, समझो यही है बस, ये ऐसे ही लटका हुआ है। तो इस कंडीशन में ईएमएफ ही मेजर होगा, क्योंकि ये तो हमारा सर्किट ही क्लोज नहीं हुआ, ये तो समझो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट क्लोज नहीं है, ये डिस्चार्जिंग मोड में नहीं है, यही है। तो तुम ईएमएफ मेजर हो रहा है यहाँ पे, जब की हमारा ओपन है तो उस कंडीशन में, की जब ओपन है तो हमारा क्या हो रहा है भाई, तो ईएमएफ मेजर हो रहा है। तो की को ऑफ
इस की को हमने ऑफ रखा, रीडिंग ले लिया पहला। सेकंड रीडिंग जब लेने हैं टू मेजर ईएमएफ, तो इस कंडीशन में तुम्हें की को ऑन कर देने हैं बस। इस की को हम लोग को ऑन कर देना। जैसे ही ऑन करोगे ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट और ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग मोड में। करंट ऐसे एग्जिस्ट करने लगेगा, ये डिस्चार्जिंग मोड में हो जाएगा। और जब डिस्चार्जिंग मोड में हो जाएगा, करंट एग्जिस्ट करने लग गया, तब ये बैलेंसिंग अलग दिखाएगा L2 पे। पहले वाला में देखोगे कि जब की ऑफ है मतलब ये नहीं लगा हुआ है, खाली ईएमएफ मेजर हो रहा है, तो L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। और जब ये की को ऑन किया फिर बैलेंस किया तो देखिए L2 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। तो ऐसा तुम्हें डायग्राम बनाने हैं और इंडिकेट करने हैं कि फर्स्ट रीडिंग इज टेकन व्हेन द की इज ऑफ, सेकंड रीडिंग इज टेकन आफ्टर क्लोजिंग द की। कुछ समझ में आया भाई? समझ में आ गया? डायग्राम एक ही बनाने हैं, की से अरेंजमेंट कर देने हैं। तो जब की ऑफ रहेगा तो ये ईएमएफ मेजर होगा और जब की ऑन होगा तो अपने आप टर्मिनल वोल्टेज डिस्चार्जिंग मोड में आ गया होगा और तब टर्मिनल वोल्टेज मेजर हो जाएगा। ये हमारा P रहेगा और ये हमारा N रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे काम होता रहता है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? अब बोलेगा नहीं? सारे लोग नोट कर लेंगे भाई। यही मेन था, डायग्राम इसी के अकॉर्डिंगली काम करने हैं। डायग्राम बन गए। अब जरा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये किरचॉफ्स रूल कभी कभी आ जाता है कि अच्छा बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करो व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन किरचॉफ्स रूल का यूज़ करके, तो ये कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से भाई, समझो। अगर मान लो बैलेंस करना है हमें किरचॉफ्स रूल को यूज़ करके, तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ, इसका PDF जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इसको मैं भेज भी दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हैं। तो कैसे करना है अगर बैलेंस कंडीशन स्कूल में आ जाए तो क्या करेंगे भाई? तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब कुछ लोग तो डेरिवेशन से ध्यान हटा लिए होंगे, बहुत मज़ा आ गया होगा रोशन को। तो क्या भाई, डेरिवेशन से तो अब मतलब कम हो गया, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये एक सेल लगाए, बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो भाई इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अब तो भाई ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ गया तुम्हारा। अब सब्जेक्टिव का तो डिमांड है नहीं बुक 1 में कम से कम। तो चलो ठीक है भाई, मैं खाली बता दे रहा हूँ कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो अगर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इधर से करंट अपना गया भाई, ये करंट I1 इधर चला जाए, I2 अपना इधर चला जाएगा भाई, ठीक है। इधर से क्या करंट जाएगा? तो I0 जो कि होना है 0। I0 तो भाई 0 होना है, बैलेंस कंडीशन होगा तो। फिलहाल के लिए I0 लिख दे रहा हूँ, बट बैलेंस कंडीशन अगर होगा तो I0 विल बी 0। ठीक है। अब बैलेंस कंडीशन हमें ऑब्टेन कर रहे हैं कि बैलेंस होगा तो क्या। ठीक है भाई, हम लोग KVL लिखेंगे। क्या करेंगे? KVL लिखेंगे इसके लिए, KVL लिखेंगे एक बार इसके लिए, क्योंकि किरचॉफ्स रूल का यूज़ करना है। यूज़ किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन। तो ठीक है भाई, मैं KVL लिखने जा रहा हूँ लूप 1 के लिए। लूप 1 बोले तो मान लो AMN के लिए, KVL फॉर AMN। खाली देखते चलो जल्दी से, AMN के लिए लूप के लिए लिख लें। तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? ड्रॉप लिख रहे हैं भाई, पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा मैं, पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 0 करूंगा। यहाँ से चलेंगे, ड्रॉप तो हो रहा है भाई, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव IR लिखेंगे। इट मीन्स क्या लिखेंगे? I1 R1। इधर से आएंगे तो क्या लिखेंगे? I0 R5 प्लस I0 R5। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, और मिल रहा है अपोजिट में, तो क्या लिखूंगा? बोलो भाई, कुछ बोलते नहीं हो। माइनस ऑफ I2 R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अरे बोलो, ये ठीक हुआ? अरे यहां तक क्लियर है?
दिखाई दे रहा है भाई? Yes, sir. बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो, मैंने KVL लिखा भाई, ध्यान देना। KVL लिखा किसके लिए भाई? तो इस वाले लूप के लिए KVL लिखा और ये मिल गया। देखो I1 R1 ड्रॉप हुआ, I0 R5 ड्रॉप हुआ और -I2 R2 मिल गया। सेकंड वाले के लिए, इसके लिए लिखेंगे किसके लिए भाई? तो KVL फॉर लूप MBNM, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो भाई इधर से देखो, ये I1 है, अगर ये I0 0 जाए तो ये भी I1 हो जाएगा, बैलेंस है तो I1 हो जाएगा। और इधर से ये I2 है तो ये भी ऐसे I2 जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो इसके पहले ये लिख देता हूँ, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन I0 इज इक्वल टू 0। I0 0 है तो क्या लिखूंगा मैं? इसको क्या लिखूंगा? I1 R1, I0 अगर 0 हो जाए तो क्या लिखूंगा? -I2 R2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ से लिखेंगे I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ऐसा लिखा हमने फर्स्ट वाले के लिए। और उसके बाद लिखेंगे KVL फॉर सेकेंड लूप, जो था हमारा, वो था MBNM, इसके लिए। तो इसके लिए जब KVL लिखोगे तो क्या लिखोगे? I1 R3 और इधर आएंगे तो -I2 R4 और प्लस इधर इसमें जाएंगे तो करंट ही 0 है, तो 0 इंटू R5 इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है? इस वाले में I1 R3 और इधर ऐसे आए तो देखिए करंट ऐसे आ रहा है, तो -I2 R4 और इधर वाले में तो करंट ही 0, तो 0 इंटू R5, बैलेंस है इसलिए, बिकॉज बैलेंस ब्रिज। अगर बैलेंस ब्रिज है तो उस कंडीशन में ऐसा होगा। तो इससे मिलेगा I1 R3 -I2 R4 इज इक्वल टू 0 और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू मिल जाएगा R4 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ लिख दूंगा मैं, फ्रॉम 1 and 2 I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है R4 अपॉन R3 और यहाँ हो जाएगा R2 अपॉन R1। और इससे हमें मिल गया भाई R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3, जो भी लिखना चाहें। R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3। रिवर्स कर देंगे तो R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये तो कर ही सकते हैं, यही बैलेंस कंडीशन है भाई, याद है ना बैलेंस कंडीशन। तो अगर किरचॉफ्स लॉ से करना होगा तो एक बार इसके लिए KVL लिखो, एक बार इसके लिए KVL लिखो, और बैलेंस है I0 0। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो बोलता नहीं है भाई। Yes, sir. चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है। चलो, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर एज शोन इन द फिगर। तो भाई हमें करंट ड्रॉन बाय द बैटरी निकालने हैं, रेसिस्टेंस ये है हमारा सर्किट। जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए भाई। निकालने हैं यहाँ से करंट कितना होगा। तो भाई यहाँ दिख रहा है तो मैं, ये A है, इधर C है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा? A से 2 रेसिस्टेंस है, देखो A से एक ये रेसिस्टेंस, एक ये रेसिस्टेंस, और C से भी 2 रेसिस्टेंस है, एक ये है, एक ये है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मीन्स ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है। अगर तुम सर्किट रीड्रॉ करोगे तो भी तुम्हें एक 1 ओम वाला मिलेगा, इधर से एक 2 ओम वाला मिलेगा, और ये देख रहे हो 5 ओम जो है वो B और D के बीच में कनेक्टेड है, 5 ओम। और इधर B से कनेक्टेड है C पॉइंट थ्रू 2 ओम, ये वाला 2 ओम, और यहाँ पे N से कनेक्टेड है 4 ओम के थ्रू, ये D या N, D से कनेक्टेड है, ये है 4 ओम। तो इस तरह से ये
और देख रहे हो यहाँ 1:2 है, यहाँ पे 2:4 है, मीन्स 1:2 है। सो बैलेंस्ड ब्रिज है भाई, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब इसको डिस्कार्ड करेंगे और ऊपर वाला एक साथ ले लेंगे, मीन्स 1 ओम और इधर का 2 ओम सीरीज में हो जाएगा, और इधर 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम सीरीज में हो जाएगा भाई। बीच वाला डिस्कार्ड कर दिया। ये है तुम्हारा ए पॉइंट, ये वाला है बी पॉइंट या सी पॉइंट है, ये वाला है ए और ये वाला सी पॉइंट है भाई तुम्हारा। और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है सेल, बहुत अच्छे। तो इन दोनों का ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3 ओम, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 और 2 6 ओम। तो ठीक है भाई, इसका इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 और 6 का बताओ क्या होता है इक्विवेलेंट। 3 और 6 का पैरेलल में होता है 3 × 6 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम। अब भाई जिसको पहले क्लास जिसने मिस किया हुआ है उसको तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे देखो ये 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम आ गया, इसलिए यहाँ पे पूरा नेटवर्क 2 ओम का है। और इधर से तुम्हारा सेल लगा हुआ है कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का। तो इसलिए करंट कितना चलेगा भाई, तो करंट चलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट होगा भाई, तो 2 एम्पियर का करंट आंसर हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? रोशन बोलो ठीक है यहाँ तक? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे, वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। अब यहाँ देखें स्टेट किरचॉफ्स रूल, तो चलो ये सब तो काम करोगे। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लो भाई। चलो इसको जरा फटाफट करो। यूज किरचॉफ्स रूल तो ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन बी, ये तो करा दिया है तो कोई बात नहीं। ये कैलकुलेट यहाँ से तुम्हें समझने हैं, कैलकुलेट से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, ये आर का वैल्यू चाहिए, इस आर का वैल्यू चाहिए भाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन में ये आर का वैल्यू निकालने हैं। If the carbon resistor connected across CD has the color sequence red, red and orange। अच्छा red, red, orange है, ये red, red, orange color sequence है as shown in the figure। If now the resistance of the arm BC and CD are interchanged, obtain the balance condition। To obtain the balance condition, another carbon resistor is connected in place of R। What would be the sequence of color band in the carbon resistor? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है एक तरह से। आप सोचेंगे ऑब्जेक्टिव, अरे भाई तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, तुरंत ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ये। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी ये ओम, ये ओम, ये ओम, ये ओम दे देगा। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो ये भाई देखो, बैलेंस कंडीशन के लिए इस आर का वैल्यू चाहिए। तो ऊपर है 2R 2R, तो इधर जो होगा ये रेजिस्टेंस, इसका कलर सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका हम लोग बता सकते हैं कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, तो उतना ही इसका होना चाहिए। क्योंकि ऊपर देखो 2R अपॉन 2R तो 1 है रेशियो, तो इधर भी तो 1 होना रेशियो। अगर मान लो ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये 100, 50 है तो 50, क्योंकि ये 20 है तो ये 20 है। इसलिए फॉर बैलेंस आर का वैल्यू वही होना चाहिए जो रेसिस्टेंस हमारा PRO का है। रेसिस्टेंस अक्रॉस CD जो है वही होना चाहिए आर का वैल्यू। तो CD का रेसिस्टेंस क्या होगा भाई? तो रेड, रेड, ऑरेंज है, तो बताओ भाई। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐसे था, ऐसे था। तो रेड, रेड, ऑरेंज है भाई, रेड, रेड, ऑरेंज। तो रेड का मतलब क्या है? 2 है, तो 2 फिर रेड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑरेंज। ऑरेंज मतलब 3, ऑरेंज का मतलब है 3, तो ये हो गया।
मीन्स रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उधर, वो हमारा इधर का रेसिस्टेंस वो आया 22,000 ओम। ये है 22,000 ओम। अब जब 22,000 ओम है तो इसका मतलब इधर भी 22,000 होना पड़ेगा भाई, इसलिए R का वैल्यू आ गया हमारा 22,000 ओम, डेट इज 22 किलो ओम। ये है R का वैल्यू। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया। पहले वाला कंडीशन में देखो, इफ़ द कार्बन रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस आर्म CD हैज़ कलर सीक्वेंस रेड रेड एंड ऑरेंज एज सोन इन द फिगर इफ़ नाउ। ठीक है भाई, तो इसके लिए, इतना ही के लिए तुम्हें निकालना था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। तो यहाँ तक एक पार्ट हो गया कि हमें बैलेंस कंडीशन में R का वैल्यू निकालना था, हमने निकाल लिया, ये काम खत्म हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरे पार्ट पे जाएंगे। बोलो भाई बोलो, देख लो, सोच लो, क्या ये क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो ध्यान दो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे इसका चलेंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, क्या कह रहे हो? सर जो फोर्थ वाला होता है तो नो कलर होता है या फिर कुछ और होता है, तो इसमें दिया नहीं हुआ कुछ भी, तो निवन नहीं दिया मतलब टॉलरेंस नहीं दिखाना चाहता है भाई, 3 ही दिया है तो वैल्यू दिया है, टॉलरेंस नहीं दिया मतलब वैल्यू बता दो भाई, वैल्यू ही बता दो। फोर्थ क्या होता है? टॉलरेंस बताता है, वो वैल्यू तो नहीं बताता, वो टॉलरेंस बताता है, वेरिएशन बताता है, 5%, 10%, 20%, यही तो बताता है फोर्थ कलर। तो अभी फोर्थ कलर नहीं दे रहा है तो आप चाहें तो इसको ±20% कर सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है वैल्यू ऑफ R, तो वैल्यू ऑफ R तो यही है, वेरिएशन तो नहीं पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर तुम्हें इसमें डालना है तो भाई ±20% डाल दो, लेकिन वैल्यू तो यही रहेगा 22,000, वैल्यू यही है। वेरिएशन इसमें इतना हो सकता है, समर में कुछ और, विंटर में कुछ और, थोड़ा बहुत हो जाएगा, 20% का वेरिएशन कलरलेस है। तो वैसे मैं इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बताऊंगा, MTG के बुक से ये लिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें। बट ये वैल्यू ये है, अगर वेरिएशन के साथ लिखने को बोलता तो मैं ये लिख देता, तो वैल्यू तो यही रहेगा ना। अब देखो किसी चीज़ का वैल्यू 10 है लेकिन ये +-1 है, तो वैल्यू तो यही है ना, ये तो वेरिएशन बताता है, एरर बताता है या वेरिएशन बताता है। तो ठीक है, अगर एरर के साथ वेरिएशन के साथ लिखने होंगे तो ±20% लिख देंगे, ऐसे वैल्यू हमारा यही है। अब क्या कह रहा है तो वो अब देखा जाए। यहाँ तक का काम तो हो गया था, यहाँ तक एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में, इफ़ नाउ द रेसिस्टेंस ऑफ आर्म BC एंड CD, BC एंड CD को इंटरचेंज किया, BC एंड CD को इंटरचेंज मीन्स इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा भाई, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा 2R था वो 2R रहेगा, इधर हमारा R था जो कि 22 किलो ओम था वो रहेगा, 23 किलो ओम है भाई, ये भी 22 था, लेकिन अब इसको एक्सचेंज कर दिया। मीन्स अब ये 22 किलो ओम इधर लेके चले गए और इधर ले आए हैं उसको 2R को इधर ले आए। ठीक है भाई, और बीच में अपना 3R जो है वो है, कोई बात नहीं है, ये है अपना A और ये है अपना C। तो इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया भाई। To obtain the balance condition, another carbon resistor is connected in place of R। अच्छा, in place of R, ये जो है in place of R, यही तो था R, तो in place of R अब another resistance कनेक्ट किए, मीन्स R' कनेक्ट किए। ठीक है भाई, तो इसको हटाओ, इसको हमने R' कनेक्ट कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया और इसको R' कनेक्ट कर दिया। तो अब इसको R' कर दिए, यही कह रहा है, इंटरचेंज कर दिए। तो टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन अनदर कार्बन रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ R के बदले में अब ये हो गया कनेक्ट। व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड इन द कार्बन रेसिस्टर। अब इसमें, इस कार्बन रेसिस्टर में सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड क्या होगा, इसका सीक्वेंस पूछ रहा है। तो भाई अब देखो, ये 22 किलो ओम था जो उधर चला गया, मतलब ये
22 किलो ओम था, तो ये वाला इसका डबल था। देखो ये R का वैल्यू वही तो R है ना, ये R ही, यहाँ 2R है, यहाँ 4R है, 2R है, तो ये वाला 22 है, तो ये वाला 44 है। ये R था ना भाई, यही तो R था हमारा, पहले का R तो यही था। तो ठीक है भाई, ये 22 है तो ये 44 है, और ये वाला भी 44 है, 44, ठीक है भाई। तो अब ये RS पूछ रहा है, तो ये 44, ये 22, तो इससे डबल, ये 22 है तो ये 44 है डबल, तो ये 44 है तो ये इसका डबल, यानी कि ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 88 किलो ओम। ये वाला इसका मतलब 88 किलो ओम होना चाहिए RS, और RS जब 88 किलो ओम होगा तो ऑप्शन दिया रहेगा कौन कौन कलर। तो 88 किलो ओम है, तो किलो ओम है तो 10 का पावर 3 तो है, और ये 88, तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है भाई, ग्रीन है, ग्रे है, ग्रे, तो ग्रे है, तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं, कलर सीक्वेंस। तो कलर सीक्वेंस लिखूंगा, ये हो गया तुम्हारा आंसर जो हो गया वो 88 इंटू 10⁻³ ओम है, बट कलर सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे है, तो इसको लिखेंगे ग्रे, ग्रे, और ये 3 है तो ये लिखेंगे ऑरेंज, ये जो था अपना ऑरेंज, वो ऑरेंज ही रहेगा। तो ग्रे, ग्रे एंड ऑरेंज वाला RS रखने पड़ेंगे, ग्रे, ग्रे एंड ऑरेंज, फाइनल आंसर मिला। बोलो ठीक है, समझे? कभी ये भी होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद उस पर 2-2 ऑब्जेक्टिव, 3-3 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए उसी पे, तो ऐसे दे दिया। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछा कि R का भाई बता दो वैल्यू कितना होगा, तो R का वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाला भाई, तो 22 किलोवाट आया, 22 किलो ओम आया, ठीक है भाई। दूसरे पार्ट में पूछ दिया, इसलिए एक सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। दूसरे पार्ट में पूछ देगा, अब ऐसे ऐसे इंटरचेंज कर दिया, अब बता दे भाई कलर सीक्वेंस, तो ग्रे, ग्रे, ऑरेंज अब आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दिखाऊं MTG के अकॉर्डिंगली, इसका आंसर 24, इसका आंसर देखो, इसका आंसर को जरा समझा जाए। रेफर टू द आंसर 89। द लेट द कार्बन रेसिस्टर, ये देखो विब्रेशन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन किया, 1 है रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है भाई 94 का, ये है इस तरह से, और 94 का इधर दिखाया, बाकी पार्ट इधर दिखा रहा है। R का वैल्यू देखो 22 × 10⁻³ 22 किलो ओम आया, 22 किलो ओम आ गया इसका। व्हेन द रेसिस्टेंस, अब कह रहा है कि व्हेन द रेसिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, अब रेसिस्टेंस को इंटरचेंज किए, द बैलेंस होगा तब जब 2R/X, इसको X समझ लिया बैलेंस कंडीशन के लिए, तो निकला 4 टाइम्स R, 4 टाइम्स R का मतलब 88 किलो ओम, देखो ठीक है। दस द सीक्वेंस ऑफ कलर विल बी ग्रे, ग्रे एंड ऑरेंज, तो ग्रे, ग्रे एंड ऑरेंज हो जाएगा। बोलो ठीक है भाई, क्लियर है? बोलता नहीं है, बोलो भाई, आगे बढ़े। अरे बोलो आगे बढ़ूं, अरे क्लियर है नहीं यहाँ तक? चिराग, इतना टाइम लगाते हो बोलने में? चलो देखा जाए। चलो ये देखते हैं भाई, तो अब और भी हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं तुम्हें। एक पोटेंशियोमीटर का ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो तुम्हें पता ही है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, याद है ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस VPQ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखना हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, रो इंटू L अपॉन A।
ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय एल करेंगे, एल एल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना भाई, तो आई रो डिवाइडेड बाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बन जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होता है वी पी क्यू अपॉन टोटल एल। वी पी क्यू कितना होगा, तो आई इंटू दिस, तो इस तरह से मिल जाएगा आई इंटू रेसिस्टिविटी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी पूछता है ये। देखो फिगर शोज ए लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर। ये है लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है भाई। लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर ये है ए बी, हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो तो होता ही है भाई, कांस्टेंट ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट ही रहता है, ठीक है। द नल पॉइंट ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 कनेक्टेड इन द मैनर एज सोन आर ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस ऑफ L1 120। मतलब फर्स्ट वाला जो E1 को बैलेंस किया है वो L1 इज इक्वल टू 120 पे बैलेंस हुआ है, एंड L2 300 सेंटीमीटर, मीन्स EMF 2 जो है वो L2 पे बैलेंस हुआ है, वो कितना है भाई, तो 300 सेंटीमीटर है भाई। फ्रॉम द एंड ए से एक बार हमारा ये बैलेंस हुआ है, E1 E2 नहीं है, एक बार बैलेंस हुआ है 120 पे, एक बार 300 पे। टू प्राइमरी सेल्स कनेक्टेड इन द मैनर, मतलब टू प्राइमरी सेल यहाँ पे देखो दोनों कनेक्ट हो गए हैं सीरीज में, यहाँ भी दोनों कनेक्ट हो गए हैं सीरीज में, और तब बैलेंस मिल रहा है। तो एक बार 120 एक बार 300 पे। डिटरमिन द E1 अपॉन E2 रेशियो एंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1 ओनली। फिर दो क्वेश्चन आ गए इसमें, चाहो तो ऑब्जेक्टिव बना दो, एक दे दो सिचुएशन और इसमें दो ऑब्जेक्टिव बन गए। अब जरा देखो ये पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चे घूम जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में। तो सिंपल है, देखो कैसे काम करोगे। तो ये देखो ये ड्राइविंग सेल है भाई, ये तुम्हारा रियोस्टैट है, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई कि एक बार जो हम लोगों ने इसको बैलेंस किया तो वो हुआ 120 पे, और इसको बैलेंस किया तो वो हो गया 300 पे। एक के लिए 300 है, एक के लिए 120 है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब तुम सोच लो भाई कि किसके लिए 120 है, किसके लिए 300 है। ज़रूरी नहीं कि तुम डायग्राम हर जगह हर बार करेक्ट ही रहे। यहाँ देख रहे हो, अब देख लो E1 है E2 है, अपोजिट में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, E1 माइनस E2 होगा कि नहीं। E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट होगा ना भाई, इन दोनों के बदले में एक सेल होगा तो क्या होगा, E1 माइनस E2 का। तो E इक्विवेलेंट जो है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट केस में जो मेजर होगा, जो कि तुम्हारा दिखा रहा है कि 120 पे बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस क्या हो रहा है ना, E1 बैलेंस हो रहा है ना E2, E1 माइनस E2 बैलेंस हो रहा है। ये है तुम्हारा VPQ बाई टोटल लेंथ और इंटू L1। बोलो क्लियर है? बोलो भाई भुवनेश, क्लियर है? ये तो E1 माइनस E2 दो का सीरीज में, अब 3-3 होते तो तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वही तो बैलेंस होगा। तो वो बैलेंस हो रहा है भाई, वो 120 पे हो रहा है। तो VPQ बाई L इंटू L1, L1 का वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। दूसरे केस में जब बैलेंस किया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे केस में, तो दूसरे केस में सेम पोलैरिटी है। देखो ये भी उसी डायरेक्शन में करंट, ये भी उसी डायरेक्शन में करंट। यहाँ पे तो ये इस डायरेक्शन में भेजना चाह रहा है, ये इस डायरेक्शन में। तो भाई इस कंडीशन में, दूसरे वाले कंडीशन में हो रहा है E1 प्लस E2 बैलेंस हो रहा है, और E1 प्लस E2 जो कलेक्टिवली है, इसका E इक्विवेलेंट जो है वो E1 प्लस E2 है। तो अब ये बैलेंस हो रहा है, E1 प्लस E2 इज बैलेंस्ड, और इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 300 सेंटीमीटर। इसलिए मैं बोल सकता हूँ भाई, इस दोनों के बेसिस पे बोल सकते हैं ये 120 है, ये 300 सेंटीमीटर है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले में E1 माइनस E2 बैलेंस हुआ, सेकेंड वाले में E1 प्लस E2 बैलेंस हुआ। रेशियो अगर लें तो भाई VPQ बाई L बेकार है, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 डेट इज 120 अपॉन 300 है, 12 अपॉन 30 है, 12 अपॉन 30,
और 12/30 को क्या बोले हैं, 2/5, 2/5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 आया। तो निकालना क्या है, E1 बाई E2 निकालना है भाई। तो E1 बाई E2 निकालना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में E2 से डिवाइड कर दो भाई, डिवाइडिंग बाई E2 बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भाई हो गया, ऊपर देखो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तुम्हें ज़्यादा इजी होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5E1 माइनस 5E2। चाहे तो तुम E2 से डिवाइड कर देते तब भी हो जाता, या तो फिर तुम कंपोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते थे, और तुम सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2, और यहाँ से मिल गया E1 को एक तरफ करो, 5E1 में से 2E1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3E1 इज इक्वल टू ये 2E2 है, और इधर 5E2 हो जाएगा 7E2, इसलिए हमें मिल जाएगा E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 7:3। ये मिल जाएगा, फर्स्ट वाला काम हो गया। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1 ओनली, सिर्फ E1 के लिए कितना होगा नल पॉइंट का पोजीशन, ओनली E1 हो, 7:3 है भाई। तो खाली E1 के लिए क्या होगा, यहां तक तो क्लियर है ना भाई, पहला वाला केस तो क्लियर हो गया, बोलो। फर्स्ट वाला केस तो क्लियर हो गया, जो रेशियो निकालना था E1/2 वो 7/3 आ चुका। मतलब ये हुआ, अब इधर वाले को मैं हटा दे रहा हूं भाई, इसका मतलब ये हो गया कि E1 अपॉन E2 जब 7/3 है तो समझो एक 7x है, एक 3x है। समझो कि E1 7x समझ लेते हैं और E2 को 3x समझने से कोई परेशानी तो है नहीं। हमें तो निकालना है E1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो देखो भाई, कोई एक वाला ले लें, कोई एक ले लें, मान लो इसी को ले लेते हैं भाई। तो E1 प्लस E2 का मतलब है E1 7x और E2 हमारा है 3x, मीन्स 10x। 10x को बैलेंस करने में 300 लगा था, यही बात है ना, 300 लगा था। 10x को बैलेंस करने के लिए 300 सेंटीमीटर लगा था। तो तुम E1 को बैलेंस करना चाह रहे हो, मतलब 7x को बैलेंस करना चाह रहे हो। यहीं से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। सिंस 10x को हमने जब बैलेंस किया, 10x मतलब E1 प्लस E2 को हमने बैलेंस किया, तो 10x के कॉरस्पॉन्डिंग 300 सेंटीमीटर था। देयरफॉर ओनली 7x को बैलेंस करेंगे, डेट इज E1 को बैलेंस करेंगे, ये E1 है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 10x मल्टीप्लाइड बाई 7x। तो इससे क्या मिलेगा भाई, x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 डेट इज 210 सेंटीमीटर। मीन्स 210 सेंटीमीटर पे हमारा E1 बैलेंस होगा। ओनली E1 की बात करें तो इतने पे बैलेंस हो जाएगा, 207 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग। मीन्स E1 वैल्यू जो हो जाएगा वो इतने पे बैलेंस हो रहा है, मीन्स वो VP/L इंटू 210 सेंटीमीटर है। तो E1 बैलेंस होगा इतने पे। हमने तो सॉल्व कर लिया भाई। बोलो भाई, ठीक है। अरे चाहे तो तुम इससे भी कर सकते थे। रेशियो जब आ गया E1/E2 का 7/3 है रेशियो, तो एक को 7x समझ लिया, एक और 3x समझ लिया, कोई बात नहीं है। अब जब 7x 3x है तो दोनों का सम हमारा बैलेंस हुआ है 300 पे, तो उस हिसाब से निकाल लिया। तुम चाहते तो तुम
इससे भी निकाल सकते थे। ये क्या था भाई, तो E1 माइनस E2 था, मतलब 7x माइनस 3x था, 4x था भाई। तो 4x को बैलेंस किए हुए कितने पे भाई, तो 120 पे बैलेंस किए, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। अरे भाई 4x बैलेंस हुआ है 120 पे, तो तुम्हारा 7x कितने पे बैलेंस होगा, क्योंकि तुम्हारा E1 तो 7x का है, तो 7x कितने पे बैलेंस होगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 4x इंटू 7x। ऐसे करने पड़ते, x कैंसिल हो जाता और 120 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 यानी कि वही 30 इंटू 7 होता, 30 इंटू 7 होता, और ये वही 210 सेंटीमीटर आ जाता, क्योंकि यही हमारा E1 है और ये वाला हमारा E1 माइनस E2 है। बोलो भाई, इसका भी आंसर दिखाऊं क्या, देख ही लिया जाए, मेरा तो आदत है भाई सॉल्व करने के बाद आंसर देखो। कि आप ही का है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ही वाला मेथड है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, दूसरा मेथड है तो एक सीखने का और मौका मिलेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, तान्या क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ भाई इसका आंसर क्या है वो ज़रा देखा जाए। पहले क्वेश्चन नंबर है 123। चलो भाई 123 है तो मैं दिखा देता हूँ 123 के कॉरस्पॉन्डिंग। चलो भाई चलो चलो चलो, हाँ 123 देखो भाई 123 ये है। पहले तो प्रिंसिपल पूछा था भाई कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है भाई, तो सारे लोग देखो भाई प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, potentiometer wire, then potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, v डिवाइडेड बाय लेंथ, जितना लेंथ उसका पोटेंशियल डिफरेंस। चलो भाई ठीक है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट और रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे। अभी देखा था ना हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जो लिख रहे थे रेसिस्टिविटी के टर्म में, ऐसे आया था, बिल्कुल आया था भाई। अच्छा बी वाले में तो 120 को रेफर कर दिया। अच्छा ये है भैया, ये है इसका आंसर, ये है देखो। इसमें तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड भी मिल सकता है। लेट 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा कुछ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, वी पी क्यू बाई एल को इसने 5 ले लिया। ध्यान से समझना, वी पी क्यू हम लोग लिखते थे कि E1 प्लस E2 बैलेंस हुआ है 300 पे, तो E1 प्लस E2 लिखते थे वी पी क्यू बाई एल इंटू 300। तो वी पी क्यू बाई एल जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो कैंसिल हो गया था रेशियो लिए, तो उसको ले लिया 5। लेट 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। ठीक है भाई, वी पी क्यू बाई एल के बदले में 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर ले लिया हमने। अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल फॉर द क्लोज लूप 5 इंटू 120। पहले वाले में क्या था भाई, E1 माइनस E2 बैलेंस हुआ था कितने पे, 120 पे, तो E1 माइनस E2 को लिखूंगा 5 पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 120। यही तो होता था वी पी क्यू बाई एल इंटू 120, ये E1 माइनस E2। 5 इंटू 120 इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 120 इज द वैल्यू ऑफ E1 माइनस E2। याद होगा E1 माइनस E2 पहली बार में बैलेंस हुआ, दूसरी बार में क्या बैलेंस हुआ भाई, तो E1 प्लस E2 डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये बैलेंस हुआ। वो कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 300। ठीक है भाई, ये वाला हो गया। डिवाइड किया, देखो डिवाइड किया इसने भी, 2/5 आ गया। 2/5 से हम लोगों ने देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है और 7/3 आ गया। ठीक है भाई, 7/3 आ गया। अब इसके बाद ये 7/3 रेशियो आ गया। लेट द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1 इज L3। L3 है नल पॉइंट, तो E1 कितना होगा, तो 5 इंटू L3 होगा, 5 इंटू L3 होगा। अब 5 का वैल्यू इधर से निकालेगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई 4 उस तरह से करते करते, और निकाला क्या फाइनली 210। अब इसमें 5 का वैल्यू नहीं है तो इसको किसी भी E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2, देखो E1 माइनस E2 जो था 5 इंटू 120 E1 माइनस E2, तो वही रेशियो ले लिया है। E1 माइनस E2 अपॉन E1 इज 5 कैंसिल हो गया, 120 बाई L3 वैसे भी निकाल लिया।
E1 प्लस E2 था 5 इंटू 300। बोलो भाई भुवनेश, क्लियर है? E1 माइनस E2 था कितना? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू कितना था भाई? 120। बोलो ये ठीक है? तो हमें निकालना है E1 के कॉरस्पॉन्डिंग, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो ठीक है भाई, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो सपोज कर लिया कि बैलेंसिंग लेंथ हमारा E1 के लिए वो हमने L3 ले लिया। इसने किया है भाई, हम लोगों ने तो निकाल ही लिया, 210 आया। ये कह रहा है कि E1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा है L3, तो L3 निकालना है। ये आ गया, ये L3 हमें निकालना है, तो 5 इंटू L3 हो गया ये। और ये ऐसे अब इनका रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा भाई? तो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 करें अगर हम लोग, तो E1 माइनस E2 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई L3। ये हो जाएगा हमारा। बताओ ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? तो 1 माइनस E2 बाई E1, 1 माइनस E2 बाई E1 इज 120 डिवाइडेड बाई L3। वही किया हुआ है देखो, 1 माइनस E2 बाई E1 इज 120 बाई L3, और E2 बाई E1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। E2 बाई E1 का वैल्यू निकाल चुके थे। E2 बाई E1 का वैल्यू कितना आया भाई? तो E2 बाई E1 का वैल्यू है 3/7, क्योंकि E1 बाई E2 आया था, देखो E1 बाई E2 आया था 7/3, E1 बाई E2 आया था 7/3, तो यहाँ से E2 बाई E1 हम लोग लिखेंगे तो 3/7 लिखेंगे। तो ये यहाँ से पुट किया है। आपको समझ में उतना नहीं आएगा कि भाई ये क्या रहा है? तो ये है 1 माइनस E2 बाई E1 इज 3/7, 3/7 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई L3, और यहाँ से हम लोग L3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये हो गया 4/7 इज इक्वल टू 120 बाई L3, और यहाँ से L3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। L3 का वैल्यू है 120 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 7, दैट इज 210। ऐसे निकाला ये, मतलब काम तो खैर वही होने हैं, अब जैसे भी सॉल्व कर लो। बोलो भाई यहां तक क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ भाई पहलवान? चिराग क्लियर है यहां तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई सारे सीक्वेंस में होने चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। सारे सीक्वेंस में क्लास होने चाहिए और आपको भी कवर करते रहने चाहिए अगर छूटे तो, नहीं तो फंसने में टाइम नहीं लगता है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये वाला, आप इजीली कर सकते हैं भाई ये सब काम। ये क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को समझा जाए। स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल तो सबको पता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर विच इज ए यूनिफॉर्म वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो ये सबको पता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बताओ भाई, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कौन से 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड करता है किस पे? तो डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और टोटल लेंथ क्या है, इस पे डिपेंड। 2 फैक्टर तुम्हें बताना है तो ये भी बोल सकते हो कि वोल्ट मीटर का रीडिंग यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल लेंथ, इन 2 बात पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर एक बात बोला जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, 2 बात बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इस पे डिपेंड करता है। चलो भाई ये न्यूमेरिकल में आ जाएं। अब इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट, देखो भाई पोटेंशियोमीटर सर्किट जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही वायर पे आता है जनरली। तो इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर द बैलेंस पॉइंट इज एट x।
बैलेंस पॉइंट है x पे, समझो ये है लेंथ, तो इसको बैलेंस किया है। देखो यहाँ रेसिस्टेंस कुछ भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये तो समझो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जैसा है, ये वाला इसका इंटरनल रेसिस्टेंस की तरह है, समझ लो, ऐसे समझ लो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। बैलेंसिंग लेंथ में है तो हमारा EMF बैलेंस होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट चलता नहीं है भाई, कोई करंट होता नहीं नल पॉइंट के कंडीशन में। सो यहाँ कोई IR नहीं है, यहाँ पे कोई IR नहीं है, जो है वो EMF है, EMF बैलेंस हो रहा है। तो देखो भाई क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से चले हम लोग। द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर, द बैलेंस पॉइंट इज एट x, बिल्कुल ठीक है। स्टेट गिविंग रीजन, रीजन के साथ बताने हैं हाउ द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड व्हेन रेसिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड। इस रेसिस्टेंस R को इंक्रीज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई ये, सोच समझ के बताओगे। देखो भाई कैसे, तो पोटेंशियोमीटर सर्किट में हम लोग अगर R को इंक्रीज करें, इफ रेसिस्टेंस R इज इंक्रीज, तो अगर इस रेसिस्टेंस R को इंक्रीज करेंगे, ध्यान देना, इस R को इंक्रीज करोगे तो यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। ये रियोस्टैट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो अगर यहाँ का वैल्यू इंक्रीज हो, करंट तो भाई सेम ही चलने हैं पूरे मेन सर्किट में, तो यहाँ का ज़्यादा रेसिस्टेंस तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देगा ये, तो यहाँ का A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर इस R के वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो यहाँ ड्रॉप 100 में से मान लो यहाँ 20 था तो अब यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये जो 80 था वो अब 70 हो जाएगा, और 70 होगा तब तुम 40 को जब बैलेंस करोगे, 80 था मान लो तो 80 यहाँ ड्रॉप था तो 40 को बैलेंस कर रहे थे तो एग्जैक्टली मिड पे था, लेकिन अब ये यहाँ वैल्यू बढ़ा दिया, इसका वैल्यू बढ़ाने से ये अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, अब 70 ही रह गया, 80 के बदले 70, लेकिन इसको तो 40 ही बैलेंस करने पड़ेंगे। तो पहले मिड पे हमारा बैलेंस होता था, क्योंकि ये 80 था तो 40 बीच में बैलेंस होता था, लेकिन अब ये 70 है तो इसके बीच में तो 35 वोल्ट ही हुआ, ये 35 वोल्ट ही हुआ, तो इसको 40 के लिए और राइटवर्ड शिफ्ट करने पड़ेंगे और ज़्यादा इधर राइटवर्ड आने पड़ेंगे। इसलिए पहले कंडीशन में ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा बैलेंस पॉइंट। फिर से बता रहा हूँ, वैल्यू R का बढ़ाओगे तो यहाँ का रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और यहाँ का रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। जो ये ड्राइविंग सेल का वैल्यू जो यहाँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, पहले मान लो ये 20 और 80 था तो 40 वाले को बैलेंस अगर किया था तो मिड पे बैलेंस किया, एग्जाम्पल के लिए 40 अगर है और ये 80 है तो मिड पे बैलेंस हुआ। लेकिन जब इसका रेसिस्टेंस बढ़ा दिया तुमने, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, अब 80 के बदले में मान लो यहाँ 60 है, मान लो अब 60 ही है, तो 60 है तो भाई तुम मिड पे रखोगे तो अब तो करंट आने लग जाएगा इसमें, क्योंकि तुम तो 60 है मतलब 30 पे कनेक्ट कर रखे हो और ये 40 का था, तो अब तुम्हें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ये 40 था तो ये 40 का ड्रॉप हो, अभी तो ये 30 ही है, 40 का ड्रॉप मिलने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, इसलिए इसको राइटवर्ड शिफ्ट करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चिराग क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो फिर नीचे क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, द रेसिस्टेंस S इज इंक्रीज्ड कीपिंग R कांस्टेंट, कीपिंग R कांस्टेंट, R को कांस्टेंट रख दो, अब S को इंक्रीज कर रहे हैं। चलो ये तो है, मान लो कुछ कांस्टेंट कर दिया, चलो ये 20 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ 80 हो रहा है, 40 में चलो बैलेंस्ड है, तो जब इसको बढ़ाते तो देखा कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब चलो इसको भी अब फिक्स करो, अब मान लो कि चलो ठीक है ये 80 पे है, यहाँ बैलेंस की है। अब क्या कह रहा है ये कि रेसिस्टेंस S इज इंक्रीज, अब इस रेसिस्टेंस S को इंक्रीज करें, यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, अब इसको S को इंक्रीज कर रहे हैं, तो S को जो इंक्रीज करोगे R अपना फिक्स्ड है। अरे R फिक्स्ड है तो ठीक है भाई, अभी मान लो 80 है तो 80 है अपना फिक्स है, यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये भी चेंज नहीं होगा, 80 है तो 40 अपने बैलेंस है, ये EMF हमारा 40 पे बैलेंस है, यहाँ तो नल पॉइंट रहता है, यहाँ तो कोई करंट होता नहीं है। अब तुम यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बढ़ाओ भाई,
उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस वाले सर्किट में तो यही चलता रहेगा, यही 80 वोल्ट यहाँ ड्रॉप रहेगा, ये तुम्हारा 40 यहाँ पे बैलेंस्ड हुआ रहेगा। इसको बढ़ाने से, इसको कम करने से हमारा ये बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी करंट इसमें नहीं फ्लो होता है, तभी तो बैलेंस पॉइंट मिलता है। अब तुम रेसिस्टेंस 2 ओम हो चाहे 20 ओम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 40 वोल्ट है तो 40 वोल्ट पे बैलेंस होगा। अब ये वैल्यू कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं होता कि रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि हमें करंट मिलना ही नहीं, करंट चाहिए ही नहीं है। करंट नहीं है तब तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो बैलेंस यहाँ मिला हुआ, यहाँ रेसिस्टेंस तुम बढ़ा दोगे, ये बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। करंट नहीं जा रहा था, यहाँ 40 का ड्रॉप है, ये 40 का ड्रॉप है, तो ये वाला जो भी रेसिस्टेंस है, चाहे मिला के 100 ओम हो या 200 ओम हो, 200 भी है तब भी ये वाला VA-40 पे है, और ये भी VA-40 पे है, तो इसके लिए VA-40 नो करंट। अब चाहे 2 ओम हो तब भी VA-40 नो करंट, 200 ओम हो तब भी VA और ये VA-40, ये भी VA-40 नो करंट। तो बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। It means no shift in balance point if R, ये S is increased। तो सेकंड केस में S को इंक्रीज करेंगे, कीपिंग R फिक्स्ड, तो कोई बैलेंस पॉइंट में चेंज नहीं आएगा। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और ये PDF में भेज दे रहा हूँ। इसके डाउट्स को मैं डिस्कस करूँगा। इसमें जितने न्यूमेरिकल हैं, डेरिवेशन को आप फॉर द टाइम बिंग हटा भी सकते हो, लेकिन एक बार डेरिवेशन देखने को मांगता है। एक बार डेरिवेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, फार्मूला का बैकग्राउंड जानना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए हर फार्मूला के बैकग्राउंड में जा करके उसको समझना ज़रूरी है। सो डेरिवेशन एक बार 2 बार देखने को मांगता है। बाद में एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन मत करना, डेरिवेशन बेस्ड नहीं आ रहा है, लेकिन अभी फार्मूला आपको जानने पड़ेंगे, उसको पहचानने पड़ेंगे, उसके लिए डेरिवेशन एक बार जानने हैं, और उसके बाद अप्लाई करो। देखो पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन होते हैं सिंपल, कुछ नहीं, सब में तो बैलेंस ही होता है। और तुम देखोगे कि यहाँ चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो हमारा बैलेंस पॉइंट चेंज होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाए, तो भाई इसको बैलेंस करना है तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। तो ये अगर 40 वोल्ट है या 30 वोल्ट है, यहाँ बैलेंस्ड है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी था यहाँ पे है नल पॉइंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, तो पहले जो इसमें 30 वोल्ट का ड्रॉप था, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने से इतने लेंथ में अब तो 10 ही वोल्ट ड्रॉप होगा, तो तुम्हें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके 30 मिलेगा वापस। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाए, पहले 30 था, 30 बैलेंस था, और पोटेंशियल ग्रेडियंट अब बढ़ जाए, मीन्स यूनिट लेंथ पे अब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लग जाए, तो ये 30 के बदले में 50 वोल्ट हो गया ये, तो तुम्हें यहाँ थोड़ी बैलेंस पॉइंट मिलेगा, ये 30 वाले के लिए अब इधर आने पड़ेंगे, इतने ही में 30 वोल्ट है, तो इस हिसाब से बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। इस PDF में मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप डेरिवेशन सिर्फ छोड़ सकते हैं। न्यूमेरिकल में कोई सब्जेक्टिव नहीं होता, एक सब्जेक्टिव को कई सारे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये PDF में भेज रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करें, इसके डाउट बताएं। नेक्स्ट क्लास में मुझे डाउट ही डिस्कस करने हैं, आप प्लीज़ करके अपने डाउट को डिस्कस कराएं, मीन्स अपने क्वेश्चंस को भेजें। कैपेसिटर का एक भेजा था हमने ऐसा ही PDF, तो उसके डाउट लिख करके क्वेश्चन नंबर दें, और इसके दें 8-10 क्वेश्चन हो जाएं कम से कम, कि अगले क्लास का हो जाए।